एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ विकास यादव और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डॉग बाइट के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, अक्सर यहाँ पर लोगों को कभी ना कभी डॉग बाइट होते रहता है। ठीक है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आज मैं आपको जो सब चीज़ें बताऊँगा उसको आपको अपने ध्यान में रखना है और कभी भी किसी को भी डॉग बाइट हो तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले कभी किसी को अगर डॉग बाइट होता है तो आपको क्या करना है, उस जहाँ पर भी डॉग बाइट हुआ है उसको अच्छे तरीके से पानी से धो लेना है या तो सोप वाटर से आपको वॉश कर लेना है। तो जितना अच्छा तरीके से आप उसको वॉश कर सकते हो उसको वॉश कर लो। वॉश करने के बाद विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है आपको? एंटी रेबीज़ वैक्सीन। अब ये एंटी रेबीज़ वैक्सीन आपको क्यों लेना है? क्योंकि जनरली देखिए, जो भी आपके सपोज़ डॉग बाइट है, मंकी बाइट है, कैट बाइट है, ये सब के केस में आपको वहाँ पर एंटी रेबीज़ वैक्सीन लेना पड़ता है। अब ये आपको क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि आपके जो एनिमल्स होते हैं इनका जो सलाइवा होता है उस सलाइवा में ये रेबीज़ वायरस हो सकता है। ठीक है, और ये सस्पेक्टेड रहता है जब कि अगर वहाँ पर रेबीज़ वायरस उसके सलाइवा में है तो अगर वो एनिमल ने आपको बाइट किया है तो हो सकता है कि उसके सलाइवा के थ्रू आपके ब्लड में ये वायरस एंटर कर जाए। ठीक है, तो उससे प्रिवेंशन के लिए, उससे बचने के लिए आपको ये वैक्सीन वहाँ पर लगवानी पड़ती है। ठीक है, अब किसको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, किसको नहीं लगवानी चाहिए, वो आज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसके भी क्या है, क्राइटेरियाज़ होते हैं। 3 क्राइटेरियाज़ मैं आपको आज बताऊँगा। पहला क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर क्या है, किसको नहीं लगवाना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आपको सिर्फ एनिमल ने क्या किया, लिक किया, मतलब चाट लिया सिर्फ, और कोई भी वहाँ पर वुंड नहीं हुआ है, स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं हुआ, आपका जो स्किन है एज इट इज़ वहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, मतलब वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कोई भी रिस्क देखने नहीं मिलेगा किसका ट्रांसमिशन के लिए, रेबीज़ वायरस का ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर तो आपका स्किन इंटैक्ट है ना। जब वहाँ पर ब्लीडिंग होता, म्यूकस मेम्ब्रेन आपका एक्सपोज हो जाता, तो उस कंडीशन में हाँ चांसेस होता कि रेबीज़ जो वायरस था सलाइवा में एनिमल्स के, डॉग बाइट, कैट बाइट, मंकी बाइट में, तो वो आपके ब्लड में जा सकता था। बट ये कंडीशन में ऐसा नहीं है ना, कुछ तो वुंड हुआ नहीं है वहाँ पर, तो ये कंडीशन में आपको ये वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर सिर्फ वो करना क्या है कि जहाँ कहीं पर भी आपको उस एनिमल ने लिक किया है, चाट लिया है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना, अच्छे से उसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद सिर्फ सिंपल सा आपको टिटेनस वैक्सीन ले लेना है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। सेकंड क्राइटेरिया में कैसा बोलता है कि सेकंड क्राइटेरिया में अगर वहाँ पर सपोज सिंगल बाइट है, मतलब सिर्फ एक जगह पे आपको काटा है, वहाँ पर या तो स्क्रैच आ गया है उसके दांत से और वहाँ पर कोई भी ब्लड नहीं आया है। ठीक है, कोई भी ब्लड अगर वहाँ पर नहीं आया है, सिर्फ वहाँ पर स्क्रैच हुआ और सिंगल बाइट हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या करना है, आपको वुंड को सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको यहाँ पर एंटी रेबीज़ वैक्सीन ले लेना, मतलब जो आपका ARV वैक्सीन आपको मैंने बताया, ये वैक्सीन आपको यहाँ पर ये कंडीशन में लेना है। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया कैसा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक से ज़्यादा बार अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है, मतलब एक ही आइटम में आपके ऊपर कुत्ते ने बहुत बार अटैक किया, अटैक करने के बाद आपको मल्टीपल्स जगह पे, मतलब बहुत सारे जगह पे काट लिया है, काट लेने के बाद उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पर काटा है वो डीप पेनिट्रेटेड है, मतलब क्या कि जहाँ जहाँ पर भी उसने आपको काटा है उसका दांत एकदम आपके मांसपेशियों तक घुस गया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर ब्लीडिंग होती है। इस कंडीशन में क्या करना है, अगेन आपको अच्छे से उस वुंड को वॉश करना है। वॉश करने के बाद ये एंटी रेबीज़ वैक्सीन आपको तो लेनी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको क्या लेना है, एंटी रेबीज़ सीरम लेना है। अब ये एंटी रेबीज़ सीरम मतलब क्या होता है भैया, आपका ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ये आपके पहले प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ वहाँ पर होते हैं और ये डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ आपको लेना पड़ेगा, मतलब ये भी आपको लेना है ARV प्लस उसके साथ साथ आपको ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लेना होता है। ठीक है, कब लेंगे इसको हम लोग, जब आपको जो डॉग बाइट हुआ है वो मल्टीपल जगह पर हुआ हो और डीप पेनिट्रेशन और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई रही। ठीक है, तो वो ये कंडीशन में आपको थर्ड क्राइटेरिया यूज़ करना होता है। अब ये जो ARV इंजेक्शन मैंने आपको बताया है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन आपको लेने के लिए, इसको देने के लिए हमको, हमारे पास 2 मेथड होता है। एक आप उसको दे सकते हो ID के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडर्मल। ठीक है, इंट्राडर्मल बोलते हैं जिसको हम लोग, या तो आप इसको दे सकते हो IM के फॉर्म में। IM मतलब क्या होता है, इंट्रा मस्क्यूलर। ठीक है, ID मतलब क्या होता है कि इंट्राडर्मल, इंट्रा मतलब क्या है, विद इन, डर्मल मतलब क्या होता है, आपके स्किन के, मतलब आपकी जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, स्किन की क्या होती है, 2 लेयर होती है, जिसमें आपको देखो यहाँ पर दिख रहा होगा एपिडर्मिस और डर्मिस, और ये एपिडर्मिस और डर्मिस को मिलाकर टोटल 7 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं टोटल आपके? 7 लेयर। तो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में आपको ये इंजेक्शन हमको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। कौन सा? इंट्राडर्मल वाला। ठीक है, और इंट्रामस्कुलर मतलब क्या कि आपका जो स्किन है,
स्किन के नीचे आपके फ़ैट दिखेंगे। फ़ैट के बाद आपका क्या होता है, मसल्स होते हैं। तो ये मसल्स में जब हम लोग इंजेक्शन देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। और इंट्रामस्कुलर जब हम देते हैं तो हमारा जो ये इंजेक्शन होता है इसको हमको 90 डिग्री पे रखना पड़ता है ताकि वो अंदर आपके मसल्स तक पहुँच पाए, जो भी हम इंजेक्शन वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ARV को 2 फॉर्म में देना है, या तो ID के फॉर्म में या तो IM के फॉर्म में। अगर आप वहाँ पर इंट्राडर्मल यूज़ कर रहे हो, इंट्राडर्मल हम लोग जेनेटिक अब यूज़ करते हैं कैटेगरी 2 में, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कैटेगरी 2 का जो कंडीशन होता है उस कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन को देंगे। अब ये जब भी हम वहाँ पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन को देते हैं किसको, ARV को, तो इसका जो डेज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट 0 मतलब क्या, जिस दिन आपको डॉग बाइट हुआ है उस दिन आपको 1 डोज़ लगेगी। उसके 3 दिन बाद आपको 1 डोज़ लगता है। फिर उसके 7 डेज़ के बाद आपको 1 डोज़ लगता है। 28 डेज़ के बाद क्या होता है, ये डोज़ लगता है। तो जिस दिन आपको डॉग बाइट हुआ है उस दिन आपको 1 डोज़ लगेगा। जिस दिन उसके 3 दिन बाद आपको 1 डोज़ लेना है। उसके 7 दिन बाद आपको 1 डोज़ लेना है। और 28 डेज़ बाद आपको क्या करना है, 1 डोज़ लेना है। किसका, आपके ARV का। तो ऐसे करके आपको टोटल 4 डोज़ लगेंगे ARV के। वही अगर आप कैटेगरी 3 में आते हो तो कैटेगरी 3 वालों को हम लोग वहाँ पर सजेस्ट करते हैं IM लेने के लिए, इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर, किसको, ARV को। तो यहाँ पर आपका जो डोज़ होता है वो 5 डोज़ लगेगा आपको। तो उसके 2 डेट्स मैं आपको बता देता हूँ 5 डेज़ का। पहले तो आपको 0 मतलब जिस दिन आपको डॉग बाइट हुआ है उस दिन लेना है आपको। फिर 3rd डे पे लेना है। फिर 7th डे पे लेना है। फिर 14 डे पे लेना है। और फिर एक 28 डे पे लेना है आपको। तो ऐसे करके टोटल आपको 5 डोज लेना है किसके, आपके ARV के, ठीक है। और जैसे ये कैटेगरी 3 में आ रहा है तो IM के साथ मतलब ARV के साथ साथ आपको प्लस इसके साथ क्या लेना है, IgG, जिसको हमने बोला था इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होती है अगेंस्ट रैबीज़ वैक्सीन, उस रैबीज़ वायरस, उसके अगेंस्ट में करना पड़ेगा, ये IG इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेना पड़ता है। तो जैसा कि आपको एक इमेज यहाँ पर दिख रहा होगा जिसमें आपको ये सीरींज दिख रही है। इस सीरींज का नाम है इंसुलिन सीरींज। और यही इंसुलिन सीरींज हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं क्या देने के लिए, इंट्राडर्मल इंजेक्शंस देने के लिए। इंट्राडर्मल इंजेक्शन के डोजेस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है वहाँ पर, ठीक है। तो यही इंसुलिन सीरींज हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अपर कैप है, ये लोअर कैप है। इसको निकाल कर ही हम क्या करते हैं, इसमें आपका जो ARV है उसको फिल कर लेंगे। कहाँ तक फिल करना पड़ता है आपको, ये 10 यूनिट तक, ठीक है। 10 यूनिट तक कैसे होता है उसको मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंडली आपको देख लीजिए, ये आपका क्या है, ARV इंजेक्शन है, एंटी रैबिस वैक्सीन जो इंजेक्शन है यही है आपका। ये आपको देखिए इस वायल में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर इसके साथ में एक एम्प्यूल होता है जिसमें होता है स्टेराइल वाटर। यही स्टेराइल वाटर से क्या करना पड़ता है आपको, ये स्टेराइल वाटर अप्रॉक्सीमेटली 1 ml होता है। और ये एम्प्यूल को हमको क्या करना पड़ता है, तोड़कर इसमें जो स्टेराइल वाटर है उसको सिरिंज में भर कर कहाँ पर डालना रहता है, आपके ये वायल में, ठीक है। तो इस वायल में जो आपका पाउडर फॉर्म में आपका एंटी रेबीज़ वैक्सीन है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है कि इसमें लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो स्टेराइल वाटर है उसको इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उसको अच्छे से शेक कर लेना है। शेक करने के बाद जो आपका पाउडर फॉर्म में ARV है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो लिक्विड फॉर्म में ARV बनेगा वो 1 ml के आसपास होगा, ठीक है। अब ये 1 ml का जो आपका यहाँ पर प्रिपरेशन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, जो ये आपको मैंने बताया इंसुलिन सीरिंज, उस इंसुलिन सीरिंज में 10 यूनिट तक क्या करेंगे, उसको फिल कर लेंगे। अब वो कैसे होता है मैं आपको उसका एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका ये जो इंसुलिन सीरिंज था, उस इंसुलिन सीरिंज में हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका स्टेराइल वाटर था उस स्टेराइल वाटर को हम लोग इसके अंदर फिल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस एम्प्यूल में आपका कितना ml ऑफ स्टेराइल वाटर होता है, 1 ml। और 1 ml इज़ अप्रॉक्सीमेटली टू 40 यूनिट। इसके अंदर जो आपका 40 यूनिट का जो मार्किंग दिख रहा होगा उस मार्किंग तक आपको इसको फिल कर लेना है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर दिखेगा, हाँ, तो यहाँ पर आपको ये जो मार्किंग दिख रही है 40 यूनिट की, ये आपकी इंसुलिन सीरिंज है। यहाँ तक आपको वो स्टेराइल वाटर भर लेना है। स्टेराइल वाटर भरने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो ARV था पाउडर फॉर्म में, ये देखिए ये एम्प्यूल है स्टेराइल वाटर का जिसमें आपका 1 ml स्टेराइल वाटर था। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो स्टेराइल वाटर हमने भरा था उसको हमने अपने वायल में, जो आपका ARV का जो वायल था जो पाउडर फॉर्म में था, उसमें हम क्या करेंगे, वो स्टेराइल वाटर को
फिल कर देंगे। उसके बाद हम इसको शेक कर लेंगे ताकि जो आपका पाउडर फॉर्म में ARV था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब क्या करेंगे, जब लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे 10 यूनिट तक क्या करेंगे ARV को फिल कर लेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर अभी ये फिल कर रहे हैं। तो टोटल ये एयर को उन्होंने क्यों पुश किया, ताकि इजीली आपका फिलअप हो जाए इसके अंदर। तो ये 10 यूनिट तक इसके अंदर फिल कर लिया गया है। अब 10 यूनिट तक जो हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं, यहाँ पर आपका जो 1 यूनिट होता है वो 0.0025 होता है, ठीक है। तो ये जो 10 यूनिट आपको यहाँ पर दिख रहा है उसमें से 5 यूनिट एक डेल्टॉइड एस्पेक्ट पर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो आपका ये, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टॉइड रीजन, और यही डेल्टॉइड रीजन पर आपको ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 यूनिट लगा देंगे। यहाँ पर देखो आपको ये ब्लब दिख रहा होगा, ये ब्लब आएगा मतलब ये इंजेक्शन सही से लगा हुआ है, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट पे यहाँ पर लगा दिया। सेकंड आपका जो लेफ्ट हैंड है यहाँ पर भी ये सेम इंट्राडर्मल इंजेक्शन आपको लगाना रहता है। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये जो ब्लब दिख रहा है, ये ब्लब एज इट इज़ आपको ऐसे ही छोड़ देना है वहाँ पर, ठीक है। ये ब्लब यहाँ पर कुछ मतलब 15 to 20 मिनट्स में ये सबसाइड हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर धीरे धीरे रेडनेस होगा। रेडनेस हो रहा है मतलब कि वो आपका जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन आपने लगाया है उसका इफेक्ट वहाँ पर आ रहा है। वो थोड़ा सा रेड होगा, थोड़ा पेनफुल रहता है, तो वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ का ऑयल ऑइंटमेंट वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है, उसको एज इट इज़ रहने देना है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा।